So hello everyone and welcome to my channel Coder Gaurika. So I am Gaurika और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ शुरू करने वाले हैं आज से और आने वाली वीडियोस में हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर नई नई चीज़ें सीखेंगे और बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती और पाइथन आपकी फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज है, तो आई मस्ट से कि ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। आपने पाइथन, अगर आपने इससे पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और अभी आप पाइथन ही स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे, तो आप इसे इजीली कर पाओगे बिकॉज पाइथन सिर्फ जैसे बेसिक इंग्लिश लिखते हैं ऐसे ही होते हैं। इसमें कोड्स हार्ड कोड नहीं होते हैं, बहुत ही इजी होती है कोडिंग लैंग्वेज पाइथन में। और हमारी पाइथन जो है वो बहुत जगह पे यूज़ भी होती है। लाइक अगर फ्यूचर में यू वांट टू बिकम अ पाइथन डेवलपर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पाइथन सीखने के बाद। वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज़ होता है, AI/ML में भी पाइथन का यूज़ होता है और काफ़ी सारी टेक कंपनीज भी पाइथन डेवलपर्स को बहुत प्रेफर करती है कि आपको आनी चाहिए। पाइथन एक बेसिक लैंग्वेज है। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखना ताकि जो भी नेक्स्ट हमारा लेक्चर हो पाइथन का वो आपको मिल जाए। और इसके अलावा भी जो हम पाइथन ख़त्म करने के बाद जो हम नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करेंगे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और आप बिल्कुल भी पीछे ना रह जाए बाकी बच्चों से। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट हम पाइथन के बाद क्या पढ़ें उस चीज़ के लिए मुझे आप प्लीज़ एक बार बताना कमेंट में कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके अच्छे से और इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। तो अभी हम शुरू करते हैं अपने पाइथन के साथ। तो हम बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपको समझाने के लिए पाइथन इन बहुत ही एक आसान वे में कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। और आप बिल्कुल भी घबराना मत। अगर आपको कोई चीज़ पहली बार में नहीं समझ आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक समझ ना आए आप देखना। क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं, आप जितना ज़्यादा एक चीज़ को अच्छे से समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप आगे प्रोजेक्ट्स बनाने में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह देख देख के बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे अच्छे से सुनना, अच्छे से सीखना, जो मैं यहाँ करवाऊँगी उसे खुद से भी एक बार ट्राई करना। यूँ नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया और बस बात ख़त्म, खुद से ट्राई करना। और ऑल द बेस्ट। तो अभी शुरू करते हैं हम पाइथन के साथ। सो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर जस्ट लाइक वी यूज़ हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो बेसिकली पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं और उसे कोई टास्क दे सकते हैं करने के लिए। बेसिकली बातचीत हम कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। बातचीत इन द सेंस नहीं कि हम आपस में बात करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, ऐसी बातचीत नहीं, काम वाली बातचीत। जैसे हम आपस में बात करते हैं, कोई 2 इंसान बात करेंगे तो उनकी कोई नेटिव लैंग्वेज होगी, दैट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी हो सकती है। तो वो अपनी उस नेटिव लैंग्वेज में ही बात करते हैं सामने वाले इंसान से। तो कंप्यूटर जो है वो सारी लैंग्वेजेस नहीं समझता है। कंप्यूटर से आप अगर हिंदी में या इंग्लिश में बात करोगे या किसी और अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करोगे तो उसे वो समझ नहीं आएगी। कंप्यूटर के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है जिससे कि हम अपनी बात कंप्यूटर को समझा सके और कंप्यूटर हमारी बात सुन सके, समझ सके और अपना जो हमने टास्क उसे दिया वो परफॉर्म कर सके। तो पाइथन क्या होती है, पाइथन इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होती है बेसिकली, विच फील्स लाइक रीडिंग सिंपल इंग्लिश। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पाइथन बहुत ही आसान होती है। हम जैसे नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं ना, पाइथन वैसी ही होती है कि जैसे हमें लगता है कि हम इंग्लिश ही लिख रहे हैं।
इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते कि जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली हार्ड होती है। पाइथन बहुत आसान होती है, इसमें इतने ज़्यादा रूल्स नहीं होते, रेगुलेशंस नहीं होते, बेसिकली हम सिंपल इंग्लिश जैसे लिखते हैं वैसे ही होता है। पर बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, उनमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कुछ रूल्स का, और वो थोड़ी सी हार्ड होती है मतलब। तो पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब है कि हम विंडोज़ पे काम कर सकते हैं पाइथन के साथ, लिनक्स पे काम कर सकते हैं, मैक पे भी काम कर सकते हैं। सी गाइज, अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल लग रहा हो, तो आई कैन मतलब आई वांट टू शेयर दैट मैं भी लर्नर ही हूँ, अपने लर्निंग फेज में हूँ। जो मैं सीखती हूँ वही आप लोगों को सिखाती हूँ। तो अगर आपको कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ आई मस्ट से कि आप रिवाइंड करो, और रिवाइंड करके दोबारा समझने की कोशिश करो, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले तो ना हम अपने पाइथन के कोड हम कहाँ लिखेंगे, हम ना अपने VS कोड में लिखते हैं। आई पर्सनली प्रेफर VS कोड, वो उसमें हम किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, हमें अलग अलग से सॉफ्टवेयर्स नहीं डाउनलोड करने पड़ते। अगर हमारे पास VS कोड है तो हमें किसी और चीज़ की, मुझे तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती पर्सनली। मुझे VS कोड पे ही कोड करना पसंद है, बिकॉज वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। VS कोड पे हम पाइथन के कोड लिखने वाले हैं अपनी पूरी सीरीज़ के अंदर। तो हम देखते हैं कि VS कोड हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन करेंगे। तो इसमें हम करेंगे डाउनलोड VS कोड। सो यहाँ पे जो हमारा ये ऑप्शन है, हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो डाउनलोड करने के हमारे पास ऑप्शंस आ गए। अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। लिनक्स के लिए आप इस पे इन दोनों में से किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी लिंक पे क्लिक करके। और मैक के लिए ये आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहाँ से अपने VS कोड को डाउनलोड कर सकते हो और इजीली उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको अब कि VS कोड दिखता कैसा है एक्चुअली। तो ये हमारा VS कोड, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पाइथन की फाइल पाइथन प्रैक्टिस नाम से बनाई हुई है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कैसे बनानी है तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, Ctrl+Shift+N दबाने से हमारी न्यू विंडो ओपन होती है। यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं, अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारी एक न्यू विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे जो हमारे रिसेंट्स होते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं, जो मतलब यहाँ आ जाते हैं, बेसिकली शो होता है जो हम रिसेंटली जो काम कर रहे थे जिस चीज़ पे। यहाँ पे हम अपना ओपन फोल्डर करेंगे। इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने कोई फोल्डर नहीं बनाया तो आप न्यू फोल्डर करके एक नया फोल्डर बनाओ, प्रैक्टिस करके उसका नाम डालो, उसे क्लिक करो। यहाँ मैंने अंदर पाइथन प्रैक्टिस डाली हुई है, फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। तो ये यहाँ पे हमारा ये जो पाइथन प्रैक्टिस वाला फोल्डर है ये ओपन हो गया। इसके अंदर मैंने ये जो आइकन दिख रहा है न्यू फाइल का, ये इस पे क्लिक करके मैंने ये न्यू फाइल जनरेट की। यहाँ से ये देखो, यहाँ पे इसको काट देते हैं। यहाँ पे हेलो डॉट सॉरी एक मिनट, hello.py, हाँ hello.py करके हमने ये अपनी फाइल बना ली, न्यू फाइल इसके अंदर अपने फोल्डर के अंदर। ये फाइल मैंने पहले से बनाई हुई थी, तो इस फाइल को अभी के लिए हम काट देते हैं। अभी हम hello.py पे काम करते हैं। मतलब ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी फाइल्स बनाई है या फिर क्या, मैंने बस आपको दिखाने के लिए एक और फाइल इस पर जनरेट कर दी कि यहाँ इस वाले आइकन से हम अपनी न्यू फाइल बना सकते हैं इसके अंदर। तो हम hello.py के अंदर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम practice.py के अंदर कोड करना चाहते हैं हम वहाँ भी कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है।
और डॉट पी वाई हमने यूज़ किया पाइथन एक्सटेंशन के लिए। ये देखो, ये एक डिफ़ॉल्ट नेम होता है, ये डॉट पी वाई एक्सटेंशन होता है जो हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ पाइथन फाइल। क्योंकि हमारे वी एस कोड को अगर हम नॉर्मली हेलो लिख देते सिर्फ, तो उसे पता नहीं होता वी एस कोड को कि हम किस चीज़ में, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना चाह रहे हैं। तो डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगाने के बाद हमने क्लियर कर दिया वी एस कोड को कि हम पाइथन में कोड लिखना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पाइथन का सिंबल आ गया और वी एस कोड को पता चल गया कि हम आगे का जो काम करने वाले हैं इस फाइल के अंदर, हम वी एस कोड में, मतलब वो पाइथन में करने वाले हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स में। तो सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन करते हैं। प्रिंट फंक्शन का मैं यूज़ दिखाती हूँ आपको। प्रिंट लिखेंगे, अपनी ब्रैकेट्स लगाएंगे, देन कोट्स, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट लेटर कैपिटल हो या फिर बीच का लेटर कैपिटल नहीं हो सकता। मैं बीच का लेटर आपको कैपिटल करके दिखाती हूँ। आर मैंने कैपिटल लिखा है वर्ड में बीच में। हेलो में मैंने कुछ कैपिटल नहीं रखा, तो इसमें कोई एरर नहीं जनरेट हुआ क्योंकि ये हमारा हेलो के अंदर, हेलो सॉरी, प्रिंट फंक्शन जो है उसके अंदर है हमारा हेलो वर्ल्ड। और ये इसके अंदर ना ये रूल होता है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं कोट्स लगा के। कोट्स के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, हम अपना नाम लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। गौरिका फ्रॉम कोडर गौरिका चैनल। अब मैंने यहाँ पे कोडर गौरिका में ए भी कैपिटल लिख दिया तो कोई एरर नहीं आने वाला। यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमारी ये जो लाइन हमने लिखी नॉर्मली वो प्रिंट होके आ जाएगी हमारे पास। बस ये काम होता है इसका, प्रिंट फंक्शन का, कि हम कुछ भी लाइन ऑफ कोड है वो प्रिंट करा सकते हैं। आफ्टर दैट हम देखें अपना मॉड्यूल। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स which can be imported and used in our programs. So there are two types of modules which are built-in module and external modules. तो modules क्या होते हैं? बेसिकली फाइल्स होती हैं जिनके अंदर ना कोड्स लिखे होते हैं किसी इंसान ने, किसी दूसरे इंसान ने बेसिकली, और वो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। हम उसे यूज़ कर सकते हैं इजीली। हमें वो जो उन्होंने कोड्स लिखे हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो हमें ना खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बेसिकली या तो उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। जो हमारी बिल्ड इन मॉड्यूल होती है वो प्री इंस्टॉल होती है पाइथन में, तो हम उसे डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को हमें पिप की हेल्प से डाउनलोड करना पड़ता है और फिर हम उसे आसानी से यूज़ कर लेते हैं। अब मैं अगर आपको एक एक्सटर्नल मॉड्यूल का एग्जाम्पल दूँ, हम ना क्रोम यूज़ करते हैं। क्रोम, इसमें हम अपना एक एक्सटर्नल मॉड्यूल मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सटर्नल मॉड्यूल है, हम उसको देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे PYTTSX3, ये हमारा आ गया है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस पे फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है। तो हम पिप इंस्टॉल PYTTSX3 लिखेंगे तो हमारा ये मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद हमें कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा जो हम नहीं लिख रहे हैं। सी, यहाँ पे पहले से ही वो लाइन ऑफ कोड जो हमें लिखने हैं वो दिए हुए हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ से उसे उठाओ और पेस्ट कर दो। हमें नहीं पता ये काम कैसे कर रहा है, लाइक इसके पीछे कुछ तो लॉजिक लगा होगा, बट वो हमें ऑलरेडी किसी ने बना के दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसे यूज़ करना है, उसका एडवांटेज लेना है। तो ये एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। अभी मैं इसको डाउनलोड करके दिखाती हूँ। तो इसे काट देते हैं। तो हम जैसे हमने यहाँ पे ये रन किया अपना, यहाँ पे हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल PYTTSX3, एंटर करा। तो यहाँ पे सी, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें जस्ट वहाँ पे जो हमारा कोड था हमें उसको
बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसे कमेंट आउट करते हैं। अभी जो कमेंट वगैरह क्या हो रहा है ये वो सब चीज़ें थोड़ा सा मैं समझाऊंगी। अभी मैं जो ये एक्सटर्नल मॉड्यूल बता रही हूँ आप बस थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। तो इसे हमने कॉपी किया, हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ये हमारा यहाँ पे बेसिकली कमेंट है। इसे हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे काट देते हैं, हमें कोई नीड नहीं है इसकी। अब अगर हम इसे चलाएंगे, I will speak this text. सुना? I will speak this text. तो यहाँ पे जो भी हम इसमें जो भी चीज लिखेंगे ना, आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ था आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट सॉरी। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ था, जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था हमारे VS कोड में, हमने जो भी हमने लिखा है ना, जो हमने 4 लाइन का कोड लिखा है, इससे हमारे यहाँ पे हमारा जो कोड है ना वो अलाउ कर रहा है कि एक ऑडियो जनरेट हो जो हमारे टेक्स्ट को बोले, मतलब कि ऑडियो के फॉर्म में बोले हमारे टेक्स्ट को। यहाँ पे हम इसकी जगह कुछ और लिखते हैं, हम लिखते हैं अपना नाम लिखते हैं। चलो, हाय माय नेम इज गौरिका एंड hi, my name is Gaurika and welcome to my channel. Welcome to my YouTube channel. तो अब अगर हम इसे रन करेंगे, Hi, my name is Gaurika and welcome to my YouTube channel. तो इसने जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा वो बोला इसने। Isn't it interesting कि हमें मतलब सिर्फ 4 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, वो भी हमने खुद से नहीं लिखा है, वो भी हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, और ये जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो इस टेक्स्ट को बोल रहा है, खुद से बोल रहा है। अब हम इसमें कुछ और लिख के देखते हैं, हिंदी वाला कुछ लिख के देखते हैं। मेरा नाम है गौरिका, आप सब कैसे हो? मेरा नाम है गौरिका, आप सब कैसे हो? ये बेसिकली हिंदी, मतलब जो हमने इंग्लिश लिखी है उसे नहीं पढ़ सकता अच्छे से, बट हाँ आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा इंग्लिश को तो पढ़ सकता है और इंग्लिश पढ़ के ये अच्छे से बोल सकता है। हाय एवरीवन। Hi everyone. तो वही बात है, इसने जो हमारा ये जो टेक्स्ट हमने लिखा था यहाँ पे, वो इसने क्या किया, जो हमारा टेक्स्ट था उसे ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है मॉड्यूल्स, जो हमने सिर्फ इंस्टॉल करने में भी कुछ नहीं हुआ, हमने सिर्फ पिप इंस्टॉल लिखा, मॉड्यूल का नाम लिखा, मॉड्यूल इंस्टॉल हो गई, हमने उसका कोड जो है कॉपी पेस्ट करा, और बस एक बहुत ही एक्साइटिंग सी हमारी एक्सटर्नल मॉड्यूल हमने डाउनलोड करके यूज भी कर ली। ये काम था इसका। अब हम देखते हैं आगे। कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम अगर अपना ये देखें, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। कमेंट क्या होता है कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है सपोज अपने कोड में, और वो जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो हमें अपने कोड में नहीं दिखाना, मतलब जब हमारा आउटपुट जनरेट हो तो हमें उस आउटपुट में वो लाइन जो है, टेक्स्ट जो हमने लिखा है वो नहीं चाहिए हमें। वो अपने लिए हमने लिखा है कि फ्यूचर में हम जब अपना कोड देखें तो हमें समझ आए कि हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी, पर हमें वो आउटपुट में नहीं दिखानी। तो उस चीज़ के लिए हम अपने कमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, ये मैं इतनी देर से कमेंट कर रही थी, ये मैंने काट दिया इसको, यहाँ पे ये रहा, तो इसको भी हमने कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम पूरे को हटाते हैं, अभी शुरू से लिख के दिखाते हैं। तो हमने सपोज a = लिखा है, a =
गौरिका। ओके, कमेंट किसके लिए, कमेंट यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लिखते हैं हैश। हमने यहाँ हैश लिखा, इसके बाद हम जो भी चीज लिखेंगे ना यहाँ पे XYZ जो भी हमने लिखा वो सब कमेंट आउट हो जाएगा। मतलब जब भी हम प्रिंट करेंगे ना तो हमारा ये चीज प्रिंट होगी, मतलब पूरी नहीं, बट अगर हम ए प्रिंट करेंगे ना तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, बट ये जो हैश के बाद जो भी चीज लिखी हुई है ना ये प्रिंट नहीं होने वाली है। हम प्रिंट फंक्शन से ही करके दिखाते हैं, क्योंकि अभी आपको वेरिएबल वगैरह नहीं बताया मैंने, तो मैं नॉर्मली प्रिंट से ही दिखाती हूँ। हेलो वर्ल्ड, हमने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम दोबारा प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे हाय आई एम गौरिका। यहाँ हमने दो लाइन्स लिखी है, 2 लाइन ऑफ कोड लिखे हैं जिसमें हमने प्रिंट कराया पहले हेलो वर्ल्ड, देन प्रिंट कराया हाय आई एम गौरिका। हम प्रिंट कराएंगे तो नॉर्मली हेलो वर्ल्ड और हाय आई एम गौरिका प्रिंट हो जाएगा, बट अगर हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, गौरिका वाला प्रिंट नहीं कराना, लेकिन हमें वो चाहिए कि हमने जहाँ कोड्स लिखे हुए हमें वहां तो चाहिए पर हमें आउटपुट में नहीं चाहिए वो चीज, तो हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लगा देंगे ये हैश लगाने के बाद जो हमने जो भी चीज लिखी होगी, कुछ भी हो सकता है वो, जो भी चीज हमने लिखी है वो सब क्या हो जाएगी, कमेंट आउट हो जाएगी, और वो हमारे आउटपुट में नहीं जनरेट होगी। फिर आउटपुट जब हमने जनरेट किया, रन किया जब कोड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, बट ये वाली जो प्रिंट फंक्शन था हमारा यहाँ, ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे कमेंट कर दिया। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, Ctrl+\, इससे हमारा जो कमेंट है वो ऑन हो जाता है, ऑफ भी हो जाता है। तो ये एक शॉर्टकट है, Ctrl+\। अगर आपको ये मेरे मतलब बोलने से नहीं समझ आ रहा हो तो यू कैन यूज ChatGPT फॉर दैट। ChatGPT हम यूज कर सकते हैं बिकॉज हम बिगिनर हैं, तो यू नहीं कि हम सारी चीज़ें ChatGPT कर रहे हैं, बट हम बेसिक चीज़ें अपनी लर्न करने के लिए शॉर्टकट्स वगैरह हम ChatGPT से पूछ के याद कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको आने चाहिए, जो कि सही रहता है। मतलब आप हर चीज़ के लिए तो ऐसे नहीं ना कि बार बार अपने कर्सर को मूव करोगे देन हैश लिखोगे, ये बहुत मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा। तो हम सीधा अपना शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+\। तो हमने ये देख लिया प्रिंट फंक्शन। नाउ अब हम अगर आगे देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। सिंगल लाइन कमेंट हमने देखा कि हैश लगा देते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है, अगर हम इसका एग्जांपल लेके देखें तो मल्टी लाइन कमेंट है, जैसे कि हमने लिखा A=, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा कुछ भी, हाय एवरीवन, आई एम गौरिका। देन मैंने लिखा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमने ये 1-2 लाइन ऑफ कोड्स लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ना, मतलब यहाँ पे ये जो कोड लिखे हैं, हमें अगर मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है कि हमें बहुत सारी लाइंस है, सपोज हम यहाँ पे दोबारा और भी चीज़ लिखते हैं आगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी, हम लिखते हैं कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड स्टे कनेक्टेड। हमने लिखा ये कुछ 2-3 लाइन ऑफ कोड लिखा है हमने, ऊपर हमारे पास प्रिंट फंक्शन थे तो हमारे पास ये बहुत सारे लाइंस आ गई, ठीक है। कोड हमने लिखा बहुत सारा। अगर हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि ना हमें
ये जो 2 लाइन ऑफ कोड्स है ना, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, हाय हाय एवरीवन आई एम गौरिका, हमें बस ये चाहिए। नीचे वाला वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल वाला नहीं चाहिए हमें। तो हम इसे कमेंट कैसे करेंगे? या तो हम कर सकते कि हर एक लाइन के आगे हैश लगाएं, फिर ऊपर जाए, ऊपर वाली लाइन में जाए, फिर हम हैश लगाएं, सॉरी हैश लगाएं, फिर हम ऊपर वाली लाइन में जाएं, फिर हम हैश लगाएं। या तो ये तरीका है कि हम हर लाइन के आगे जाके हैश लगा रहे हैं, बट अगर यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड्स है, ठीक है, जिनमें से हमें 2 ही लाइन हटानी है, मतलब अज्यूम करें कि 2 ही लाइन हमें नहीं चाहिए, कमेंट आउट करनी है, तो उसके लिए तो हम हैश लगा सकते हैं, ठीक है, आसान है। लेकिन अगर बहुत सारी लाइन ऑफ कोड्स है, जैसे हमने कोई बड़ी सी पोएम लिखी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सपोज हमने लिखी है, और उसे हम कमेंट आउट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हर एक लाइन के सामने अगर हम हैश लगाएंगे, इसमें भी अगर हम देखें तो हर एक लाइन के सामने हैश लगाने पे 5 ही लाइन ऑफ कोड्स है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारी लाइन ऑफ कोड्स होती है, यहाँ तक सब लिखा होता, तो हम उसे एक एक के सामने जाके हैश लगाएंगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, प्लस ये बहुत प्रोफेशनल तरीका नहीं होता कमेंट आउट करने का। इसीलिए हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं, ताकि हम बहुत सारी लाइन्स को एक साथ में कमेंट आउट कर सके। अब इसे कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम इसमें ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, 1 2 3, देन एंड में हम लगाएंगे 1 2 3। तो ये देखो, हमने यहाँ पे 3 कोट्स लगाए, यहाँ पे हमने 3 कोट्स लगाए, ये 3 कोट्स, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है ना, ये हमारा कमेंट आउट हो गया। अब ये कैसे हुआ? अब देखो, आप लोग ये भी सोच सकते हो कि यार सिंगल लाइन मतलब सिंगल कोट लगाते तब भी हमारा शायद हो जाता कमेंट आउट, या फिर डबल कोट लगाते तब भी हो जाता, बट वो ना एरर क्रिएट करता है। यहाँ पे देखो, अगर हमने ये 2 कोट्स लगाए, सिर्फ एक कोट हमने हटा दिया, यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, जो हमारा ये वाला जो कोट है ना, जो 2 कोट्स है, तो 2 कोट्स के बीच में ही तो कोई वैल्यू होगी। अब मैं ऐसे करके अगर दिखाऊं, ऐसे कोट लगाया मैंने, उसके अंदर ही तो कोई वैल्यू मैं लिखूंगी ना, इसके अंदर ही तो मैं कुछ कुछ लिखूंगी, उसके बाद ही कोट लगाऊंगी, तभी तो ये वैल्यू इसके बीच में आएगी, कोट्स के बीच में। अभी आ इसलिए नहीं रही है क्योंकि हमने बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखा है, तो वो थोड़ा एरर क्रिएट हो रहा है। मैं वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने 2 कोट्स के बीच में ही तो हम कुछ चीज़ लिखते हैं ना, तो वो जो 2 कोट्स के बीच में लिखते हैं, यहाँ पे हमारे दोनों कोट्स के बीच में कुछ नहीं है, तो हमारा VS कोड अज्यूम कर रहा है कि ये कोट्स के बीच में ना हमने जानबूझ के नहीं कुछ लिखा। और उसके बाद वाली जो ये चीज़ है प्रिंट, ये फिर कोट्स के अंदर वो काउंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले कोट्स जो है ये एम्प्टी कोट मान लिए उन्होंने। ये प्रिंट फंक्शन है, ये किसी के अंदर आ ही नहीं रहा कोट में। अब ये जो है हेलो वर्ल्ड तो कोट्स के अंदर है, बट ये ब्रैकेट्स नहीं है कोट्स के अंदर। उसके बाद सेम एज प्रिंट और ये ब्रैकेट फिर कोट्स के अंदर नहीं है। फिर हाय आई एम गौरिका वाला जो है ये कोट्स के अंदर है। एक सेकेंड, उसके बाद ये ए वाला फिर कोट्स के अंदर नहीं है। मतलब ना इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, डबल कोट्स में क्या होता है कि हमारे लाइन ऑफ कोड्स है उसके अंदर भी सिंगल कोट्स या कहीं पे प्रेजेंट है, ये सिंगल कोट ये सिंगल कोट, तो ये ना कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कोट कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा एरर क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम और सिंगल कोट हम लगाते हैं ना, तो उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम आती है कि हमारा कहाँ कोट शुरू हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, तो वो चीज़ एक एरर क्रिएट कर देती है। इसीलिए हम ना कमेंट आउट करने के लिए 3 कोट्स लगाते हैं। वेट अ मिनट, हाँ, तो ये हमने 3 कोट्स लगा दिए, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे बीच में जितने भी कोट्स आए ना कहीं पे भी, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा,
हमारे कोड को क्लियर हो गया कि हमने 3 कोड से स्टार्टिंग करी है और 3 कोड से ही एंडिंग करी है, तो उसका मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया और हमारे जो उसके बीच में चाहे कितने भी कोड्स आए उससे हमारा एरर जनरेट नहीं होगा। तो ये था हमारा कमेंट्स का, कि कमेंट्स वगैरह में मतलब क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद अगर हम देखें वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो है मेमोरी लोकेशंस होती है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वैल्यू स्टोर करने के बाद उस वैल्यू को ना हम मतलब वो वैल्यू ना उनके अलग अलग डाटा टाइप्स होते हैं वैल्यू के जो हम स्टोर कराते हैं। वो डाटा टाइप्स ये होते हैं इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट एंड नन। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे ये हम देखते हैं a इक्वल्स टू, ज़रूरी नहीं है कि हम a करके ही अपने वेरिएबल नेम को लिखें, हम वेरिएबल नेम से भी लिख सकते हैं। नेम इक्वल्स टू हमने लिखा गौरिका, तो ये हमारा एक वेरिएबल नेम है जिसमें हमारा ये देखो यहाँ पे हमने इसके ऊपर अपना कर्सर रखा तो हमारे पास ऊपर आ गया लिखा हुआ वेरिएबल जो है हमारा नेम है, एंड देन लिटरल जो है, लिटरल मीन्स उसके अंदर जो हमने वैल्यू अपनी स्टोर की है वो है गौरिका। तो वेरिएबल नेम जो हमारा है हमने उसे नेम ही रखा है और जो हमारे उसकी वेरिएबल वैल्यू है वो गौरिका है। अब अगर हम प्रिंट कराते हैं टाइप नेम, इसका मतलब क्या है? देखो अब इसे ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नाम लिखा, ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है, हमने ए लिख दिया सपोज, वेरिएबल का जो नाम है हमने ए रखा है, ए वेरिएबल नेम है, उसके अंदर हमारी वैल्यू हमने लिखी है गौरिका, उसे हमने कोट्स में लिखा है बिकॉज हम आगे पढ़ेंगे कि हम स्ट्रिंग को कोट्स में लिखते हैं। तो हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने वैल्यू प्रिंट करा दी, उसके बाद हम यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया टाइप ऑफ ए। टाइप ऑफ ए जो है, टाइप फंक्शन जो है वो यूज़ होता है हमारा पता लगाने के लिए कि हमारा जो वेरिएबल है जो हमने क्रिएट किया है वो उसका टाइप क्या है, यानी कि वो जो देखो यहाँ पे है ना एग्जाम्पल में है a इक्वल्स टू 12 लिखा है, तो वेरिएबल जो है कंटेनर टू स्टोर वैल्यू, कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, पाइथन में आइडेंटिफायर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लास क्या है और वेरिएबल नेम क्या है एंड ऑल। आइडेंटिफायर्स में हमारा आ जाएगा टाइप फंक्शन, वो हमारा आइडेंटिफायर है, वो हमारा आइडेंटिफाई करता है कि हमारे वेरिएबल जो है वो किस डाटा टाइप का है, मतलब उसका डाटा टाइप क्या है। हमने यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स बनाए ABC नाम से और उनके अंदर कुछ कुछ वैल्यू स्टोर करा दी हमने, 12 लिख दिया, एक के अंदर हमने गौरिका लिख दिया कोट्स के अंदर, एक के अंदर हमने 33.32 लिख दिया। अब डाटा टाइप्स जो है उसमें आ जाएगा इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड नन। तो इसका मतलब क्या है हम ये देखते हैं, हम अपने डाटा टाइप को पता लगाने के लिए कि हमारा वेरिएबल किस डाटा टाइप में बिलोंग करता है, हम प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो टाइप फंक्शन क्या होता है, हमें बता देता है कि हमारा क्लास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आ गया हमारा, स्ट्रिंग में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। यहाँ पे हमारे पास ये मतलब लेटर्स है ना, बेसिकली वर्ड है कोई, तो ये स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग लिखने का तरीका होता है कि हम कोट्स के अंदर लिखते हैं ना, सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारी स्ट्रिंग होती है। तो ये हमारा इसका टाइप स्ट्रिंग आ गया। अगर अब हम लिखें एक दूसरा कुछ लिखते हैं वेरिएबल नेम, b इक्वल्स टू हम लिखते हैं 34 एंड c इक्वल्स टू लिखते हैं 43.2। अब हम प्रिंट कराएंगे अगर टाइप b और हम प्रिंट कराएंगे टाइप c। अब अगर हम इसे रन करें तो देखो फर्स्ट जो हमारा प्रिंट हमने टाइप
प्रिंट कराया ए का, वो हमारा स्ट्रिंग आया बिकॉज हमने ये कोट्स के अंदर लिखा था। सेकंड हमारा जो बी था वो इंटीजर था। इंटीजर का मतलब होता है कि हमारा कोई नंबर है, कोई भी नॉर्मल नंबर, तो वो हमारा इंटीजर होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है कि पॉइंट्स वाला कोई भी नंबर है। तो यहाँ पे हमारा क्लास फ्लोट आ गया, यानी कि ये जो इसका टाइप है, कौन से डाटा टाइप में बिलोंग कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये हमारा इंटीजर डाटा टाइप है और ये हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब हमारे पास बूलियन भी होता है एक। बूलियन जैसे हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, ट्रू फॉल्स वैल्यूज। तो अब अगर हम डी की वैल्यू लिखें, ये जो मैं वेरिएबल नेम्स लिख रही हूँ ये कुछ भी हो सकते हैं। अभी हम आगे रूल्स पढ़ेंगे कि वेरिएबल नेम लिखने के क्या रूल्स होते हैं। तो मैंने डी लिखा, सपोज डी के अंदर मैंने वैल्यू लिख दी ट्रू, और अब मैंने प्रिंट कराया टाइप ऑफ डी। टाइप डी मैंने जब प्रिंट कराया तो हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट वाले का स्ट्रिंग है टाइप, सेकंड वाला इंट है, थर्ड वाला फ्लोट है, फोर्थ वाला है बूल। बूल मीन्स बूलियन। तो इसका डाटा टाइप क्या हो गया, बूलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स वैल्यू। अब अगर अब ये भी हो सकता है कि आप सोचे कि सिर्फ हम जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग, मैंने बताया कि स्ट्रिंग वाले में क्या होता है, कोट्स के अंदर हम कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने नंबर लिखा है तो वो इंटीजर ही होगा। अब एक चीज देखो, ए की वैल्यू हमने लिखी 31, ठीक है। बी की वैल्यू हमने लिखी अगेन 31, पर हम लिखेंगे इसको कोट्स के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्ट्रिंग होती है ना, कोट्स के अंदर हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को, वो स्ट्रिंग बन जाती है। जब हम वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ स्टोर करा रहे हैं और उसको हमने कोट्स में लिखा, वो स्ट्रिंग होती है। अगर नॉर्मल हमारा नंबर हमने लिखा है तो वो इंटीजर है, पॉइंट्स वाला तो फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, और ये ट्रू फॉल्स जो है हमारे बूलियन होते हैं। तो अगर हमने 31 को लिखा है, एक ए में हमने 31 को लिखा है नॉर्मली और बी में हमने कोट्स के साथ लिखा है 31 को, तो अब हमारा टाइप हम जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप ए और प्रिंट टाइप बी। अब आपके अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए, एक बार ये आप खुद से सोचो, पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के। मैंने अभी बताया कि स्ट्रिंग में क्या फ़र्क होता है, इंटीजर में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बूलियन, मैंने अभी अभी समझाया। तो एक बार ही सोचो कि हमने ए में, अगर ए वेरिएबल में 31 लिखा है, वैल्यू असाइन किया 31, बी में हमने कोट्स के अंदर 31 लिखा है, तो इनका जब हम टाइप प्रिंट करेंगे तो इन दोनों के टाइप्स क्या आएंगे, एक बार आप थोड़ा सोचो, फिर एक बार खुद से करने की ट्राई करो, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आएगा। तो फर्स्ट वाला जो हमने प्रिंट कराया ए, तो ए क्या आया हमारा इंटीजर, बट जो सेकंड हमने कोट्स के अंदर 31 लिखा था वो हमारा क्या आया है, स्ट्रिंग आया है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि कोट्स के अंदर जब हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंटीजर है, वो बूलियन है, या फिर वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, या वो कोई कैरेक्टर है, मतलब किसी भी चीज़ को हमने लिखा अगर कोट्स के अंदर तो वो हमारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये हमने सब लिख दिया कि यहाँ पे ए बी सी हमारे पास डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स है, ये इंट है, ये स्ट्रिंग है, और ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। यहाँ पे अब हमारे पास आते हैं आगे वेरिएबल नेम्स लिखने के जो रूल्स होते हैं। तो वेरिएबल नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ते हैं वेरिएबल नेम लिखने के लिए। तो वेरिएबल नेम लिखने के रूल्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद एन अल्फाबेट and underscore. Variable name can contain alphabet, digits and underscore. A variable name cannot contain special characters in it, and no space is allowed to be used inside a variable name. A variable name cannot start with a digit. इसका मतलब क्या है, हमारा वेरिएबल नेम जो है
उसमें हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं एक अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से, पर हम किसी भी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। अब हम देखते हैं वेरिएबल नेम्स क्रिएट करके देखते हैं। तो हमारे रूल्स में हमने पढ़ा कि हमारा वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। हमने सपोज लिखा नेम इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे लिख दिया गौरिका। ओके, तो हमारा जो नेम है, हमारा जो वेरिएबल नेम हमने नेम करके लिखा है, ये हमारा कैरेक्टर से अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ है। ठीक है, अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है ये, बट मतलब ये क्या है, नंबर से शुरू नहीं हो सकता। अगर हमने नंबर लिखा है यहाँ पे 5 नेम लिखा, तो ये एक एरर क्रिएट हो गया। यहाँ पे रेड लाइन आ गई, तो मतलब ये एक एरर जनरेट हो गया कि हम नहीं लिख सकते ऐसे। हमारे रूल्स में हमने देखा कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। कोई नंबर हम इसके स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अंडरस्कोर नेम लिखा तो वो एक राइट सिंटेक्स है। हम सिर्फ नेम लिखेंगे तो भी वो करेक्ट है। हम इसके बीच में, मतलब हमारे ना वेरिएबल नेम के स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम डिजिट को बीच में रख सकते हैं, अंडरस्कोर को भी बीच में रख सकते हैं और एंड में भी रख सकते हैं। ऐसा एक अगर हम वेरिएबल नेम क्रिएट करें तो वो वैलिड है, बट द थिंग इज कि हम डिजिट को स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। हमारा अंडरस्कोर स्टार्टिंग में हो सकता है बट डिजिट नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, एट द रेट या हैश या फिर डॉलर या फिर %, वो कुछ भी हमारे इसमें नहीं आने चाहिए। हमारे एट द रेट, हैश, डॉलर का साइन और %, ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जब भी हम ये इसमें अपने वेरिएबल नेम में इंक्लूड करते हैं तो वो भी एक एरर जनरेट करता है। बिकॉज ये हमारा रूल होता है कि हम वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते, हम बीच में भी नहीं लिख सकते, स्टार्टिंग और एंडिंग में तो लिख ही नहीं सकते। उसके बाद हम स्पेसेस भी नहीं इसमें लिख सकते हैं। स्पेस हम अगर हमने लगाया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना एरर क्रिएट हो गया। ये पूरा का पूरा रेड लाइन में आ चुका है, रेड हो गया ये पूरा। इसका मतलब होता है कि एरर जनरेट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम स्पेसेस नहीं लगा सकते। तो ये थे हमारे डिफरेंट वेरिएबल नेम लिखने के ट्रिक्स। मतलब ट्रिक्स तो खैर क्या ही है, बट जो रूल्स है, मतलब कि हम कैसे लिख सकते हैं वेरिएबल नेम्स। अब ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, तो हमारे पाइथन में ना कुछ ऑपरेटर्स जो हम यूज करते हैं। हम जब अपना कोड लिखते हैं तो कोडिंग में पाइथन ये जो कोड लिखते हैं तो ऑपरेटर्स का बहुत यूज होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। मैथमेटिकल कुछ भी हमें जो मैथमेटिकल चीज करनी होती है ना, हम उसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। कंपैरिजन में बेसिकली हमने नॉर्मली भी ये पहले पढ़े हुए हैं ये सब ऑपरेटर्स की। ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है, इक्वल्स टू होता है तो क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू होता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब चीज़ें हमने नॉर्मली भी मैथ्स में पढ़ी हुई है। तो वही सब चीज़ें हैं, बस ये कि अब इन चीज़ों का हम कोड में कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड और नॉट। तो इनमें बेसिकली हमारा जो लॉजिक गेट्स हमने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो लॉजिक गेट्स वाला फंडा यहाँ पे यूज होता है। एंड और नॉट वाले जो गेट्स होते हैं वो वाली चीज यहाँ पे होती है। इसमें ट्रूथ टेबल जो बनती है एंड और नॉट वाली, तो उस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर्स आते हैं। अब हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और कमेंट आउट करके हम अपना नेक्स्ट कोड लिखते हैं। हम अपने ऑपरेटर्स को देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले देखते हैं। हमने ए लिखा, ए इक्वल्स टू हमने लिखा 3, हमने बी इक्वल्स टू लिखा 4। अब अगर हम लिखे सम इक्वल्स टू a प्लस b, देन अगर हम प्रिंट कराएं अपने सम को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7। हमने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया प्लस करने के लिए। a जो है
वेरिएबल उसमें हमने 3 की वैल्यू असाइन कर दी, बी में हमने 4 वैल्यू असाइन कर दी, एंड देन हमने एक नया वेरिएबल बनाया सम, जिसमें हमने वेरिएबल ए को ऐड किया वेरिएबल बी के साथ। इसका मतलब है कि वेरिएबल ए में जो वैल्यू है वो वेरिएबल बी की वैल्यू के साथ एडिशन हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेटर लग गया ये, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। और यहाँ पे जब सम प्रिंट कराया तो इनका सम 7 प्रिंट हो जाएगा। अगर सेम एज यहाँ पे माइनस करते, सम की जगह अगर हम सब लिखते, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्ट जो मैंने लिखी है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल नेम हमने पूरा सब्ट्रैक्ट ही लिखना है, हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप सब लिखो, आप सी भी लिख सकते हो इसको, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब जब हमने माइनस किया तो माइनस का 1 आया। क्यों आया माइनस का 1? क्योंकि ये b की वैल्यू जो है 4 इज ग्रेटर देन 3, जो हम नॉर्मली मैथ्स में, बहुत ही बेसिक मैथ्स है, हम पढ़ते आए हैं कि 4 बड़ा है तो 4 बड़े के सामने माइनस का साइन आया तो जो ओवरऑल आंसर है वो माइनस में चला गया। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी मैथ्स है। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से यहाँ पे क्या किया, अपने मैथ्स वाले फंक्शंस को परफॉर्म किया। अब सेम एज यहाँ पे अगर हम करेंगे मल मैंने इसलिए लिखा टू मल्टीप्लाई। अब अगर हमने यहाँ पे स्टार लिख दिया, स्टार लगा दिया मल्टीप्लाई के लिए, एंड यहाँ पे मल लिख दिया प्रिंट करने के लिए, तो क्या होगा, बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आंसर विल बी 12। तो क्या हुआ है, नॉर्मली मल्टीप्लाई वाला ये स्टार हमने लगाया, स्टार बेसिकली मल्टीप्लाई कर देगा। एंड एक और हमारे पास जो लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो है div, टू डिवाइड द टू नंबर्स। हम यहाँ पे लिख देंगे div। अब जब प्रिंट कराएंगे तो इसका डिवाइड होके आ जाएगा 0.75। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होते हैं इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू एंड एक्सेट्रा। तो जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इसको हम पूरे को ना कमेंट आउट कर देते हैं। अब जब हमने a इक्वल्स टू 5 लिखा तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली असाइन ही तो किया वैल्यू, वेरिएबल a में 5 वैल्यू असाइन किया है। तो इक्वल्स टू हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हमारे हेल्प करता है टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास आता है प्लस इक्वल्स टू। अब देखते हैं a में हम करेंगे प्लस इक्वल्स टू 3। अगर अब हम प्रिंट करेंगे a तो वैल्यू क्या आएगी, 8। ये कैसे हुआ, प्लस इक्वल्स टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या करता है कि सबसे पहले तो a में इसने प्लस की वैल्यू 3, मैं यहाँ पे एक बार ऐसे लिख के बता देती हूँ। नॉर्मली a में इसने प्लस की वैल्यू 3 और उसको जो आंसर आया a प्लस 3 करके आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 3, ठीक है, 5 प्लस 3 आएगा विच विल बी 8। उसको इक्वल कर दिया a के, यानी कि a प्लस इक्वल्स टू 3 में जब हमने a प्लस इक्वल टू 3 लगाया तब क्या हुआ, a में प्लस हो गई वैल्यू 3 जो हमने यहाँ पे लिखी थी, और वो वैल्यू ऐड होके वो दोबारा असाइन हो गई, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो वो वैल्यू दोबारा असाइन हो गई a के अंदर। तो यानी जब हमने फिर उसके बाद प्रिंट कराया a को तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, नई वैल्यू आई 8। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अगर हम इसमें माइनस इक्वल्स टू करते, बिकॉज माइनस इक्वल्स टू भी तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अब क्या होगा, सेम रूल अप्लाई होगा कि a में से माइनस हो जाएगा 3, यानी कि 5 में से माइनस हो जाएगा 3, और जो वैल्यू आएगी वो दोबारा असाइन हो जाएगी a वेरिएबल में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली कंपेयर करने के काम आते हैं, जो कि हमें पता ही है कि कंपेयर कैसे करते हैं ना चीज़ों को।
हमने जो बचपन में मतलब नॉर्मल मैथ्स पढ़ी थी ना वही है। तो b की वैल्यू अगर हमने लिख ली 4, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रिंट नहीं, हमने c लिखा, हमने ए को वैल्यू दे दी 5, बी को वैल्यू दे दी 4, सी को हम दे रहे हैं, सी से हम पूछेंगे कि क्या ए है वो ग्रेटर देन है बी से, और यहां कर देंगे प्रिंट सी। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ट्रू। ये कैसे आया, हमने एक वेरिएबल बनाया ए जिसमें 5 वैल्यू डाली, बी वेरिएबल में 4 वैल्यू डाली, अब हमने सी वेरिएबल बनाया जिसमें हमने पूछा कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। और ये जो असाइनमेंट, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली ये ट्रू फॉल्स में हमें आंसर देते हैं। तो ये ग्रेटर देन है बी से, तो जब हमने सी को प्रिंट कराया तो वो हमारे पास हमें वैल्यू दे देगा ट्रू। अगर ये यहाँ पे लेस देन होता तो ये हमें फॉल्स आंसर देता, सी हमें फॉल्स आंसर दिया। अब एक और चीज है, वही ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू है बी के, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो लेस देन इक्वल्स टू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 कर देंगे तो वो ट्रू हो जाएगा बिकॉज हमने इक्वल वाली कंडीशन भी रखी हुई है। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ट्रू आएगा बिकॉज इक्वल्स टू वाली चीज हमने लिखी हुई है। अगर यहाँ पे 6 लिख देंगे तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा बिकॉज ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो ये हमारी बेसिक मैथ्स जो है वो हम कोडिंग में बस यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। नॉट इक्वल्स टू में आ जाएगा कि वो इक्वल टू नहीं है क्या उसके, चलो वो भी करके देखते हैं एक बारी। तो नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये हमारा ट्रू है क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये सब आ जाते हैं। जिसमें हम अब देखेंगे ये जो बेसिकली एंड और नॉट ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये हमें ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। जैसे हम अगर इन सबको हम कमेंट आउट कर देते हैं, अगर हम प्रिंट करें नॉट ट्रू, मतलब कि नॉट ट्रू, तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है, हम ट्रूथ टेबल में नॉट लिखते हैं, ट्रू नॉट ट्रू करते हैं, तब हमारे पास फॉल्स आता है। और अगर फॉल्स नॉट फॉल्स करेंगे तो हमारे पास ट्रू आएगा। तो ये जो ट्रूथ टेबल वाला है उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो सिंगल इक्वल्स टू वाला साइन होता है वो हम यूज कब करते हैं, वो हम यूज करते हैं एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करने के लिए। लेकिन जो डबल इक्वल्स टू वाला है वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कि हम यूज करते हैं टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो अगर हम करके देखें, यहाँ पे हम इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं फिलहाल। यहाँ पे हमने जब ये वैल्यू असाइन की थी b इक्वल्स टू 6, तो ये हमारा सिंगल इक्वल टू हमने किया था। इसका मतलब था कि हम ये इसको असाइन कर रहे हैं अपनी वैल्यू, बट जब डबल इक्वल्स टू हम लगाते तो उसका मतलब था कि हम कंपेयर कर रहे हैं। डबल इक्वल टू होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कि यूज होता है दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं। वो चीज हम इसी एग्जांपल से अगर हम देखें तो अगर इसको हम इस पूरे को ही कमेंट आउट से हटा देते हैं, इक्वल इक्वल टू तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्यों, डबल इक्वल्स टू हमने यूज किया ये पता करने के लिए कि क्या a की वैल्यू इक्वल है 5, इक्वल है b की वैल्यू के, मतलब a में जो वैल्यू स्टोर है वो b में जो वैल्यू स्टोर है वो दोनों इक्वल है आपस में या नहीं है। तो वो ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, 5 और 6 इक्वल नहीं है, तो वो फॉल्स आ गया। अगर यहाँ पे 5 होता हमारे पास तो वो ट्रू आ जाता, तो ट्रू आ गया। तो ये होता है बेसिकली।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप फंक्शन. टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग. तो टाइप फंक्शन इज यूज टू फाइंड द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन पाइथन, जो कि मैंने अभी बताया ही था. मैं इतनी देर से टाइप फंक्शन ही बता रही थी. तो टाइप फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, हमने यहाँ पे देखा ही है. टाइप फंक्शन ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल. हमने ए वैल्यू डाली थी, हमने ए एक वेरिएबल लिया था, बी एक वेरिएबल लिया था, और यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा टाइप ऑफ ए. ऑफ नहीं लगाया, सॉरी, टाइप ए, बट मैं वैसे बोल रही थी टाइप ऑफ ए. टाइप ए हमने लिखा टू फाइंड आउट कि हमारे ए जो वेरिएबल है उसका क्या टाइप है, लाइक स्ट्रिंग है, वेरिएबल वो इंटीजर है, या फ्लोटिंग पॉइंट है, बूलियन है, या क्या है. तो इस चीज़ के लिए ये टाइप फंक्शन यूज होता है. बहुत ही आसान है टाइप फंक्शन लिखना. बस प्रिंट के अंदर हम टाइप लिखते हैं, देन हमारे वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं है ए हो या बी हो, जो हमारे वेरिएबल का नाम हमने असाइन किया होगा वही हम उसमें लिखेंगे टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल. A number can be converted into string and vice versa if possible. There are many functions to convert data types into one another. तो मैंने जैसे बताया था 31 वाला मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे. ये हमने किया था कि 31 जो है वो हमने नॉर्मली लिखा तो वो इंटीजर था, बट हमने जब उसको कोट्स में लिख दिया तो हमने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया. तो हमने जब टाइप प्रिंट किया था इन दोनों का, तो 31 ए में जो 31 था वो इंटीजर था, बट बी में जो 31 था वो स्ट्रिंग था. तो ये है यहाँ पे. अब इनपुट फंक्शन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. इनपुट फंक्शन क्या होता है, सपोज हमने लिया ए, हमने लिया, ठीक है, वेरिएबल का नाम हमने ए रख लिया, उसमें हम लिखेंगे इनपुट. इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर योर नेम. इनपुट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, इनपुट फंक्शन यूज होता है कि हम ना उसकी हेल्प से अपने यूजर से इनपुट ले सकते हैं. कुछ भी जरूरी नहीं कि हम नाम ही इनपुट लें, हम कुछ भी चीज अपने यूजर से इनपुट ले सकते हैं. तो वो होता है हमारा इनपुट फंक्शन. अगर हम इसको चलाएंगे, अभी रन करेंगे मतलब, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंटर योर नेम. अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ना हमें वो पूछ रहे हैं कि एंटर करो अपना नाम, तो हम यहाँ पे करेंगे नाम गौरिका. हमने गौरिका एंटर कर दिया, ठीक है. तो हमने यहाँ पे इसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट हमने नहीं लिखी थी, तो इसलिए यहाँ पे बस यही आया. अगर हम इसके बाद प्रिंट कराना चाहते, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहे कि जो हमारे यूजर है उसने जो हमें नाम दिया है अपना, उस नाम के साथ हमें उन्हें मतलब गुड मॉर्निंग ग्रीट करना है, ठीक है, ग्रीटिंग्स देनी है उन्हें हमें. तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा टाइप फंक्शन है उसके लिए हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे गुड मॉर्निंग, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे ए, जो हमारा वेरिएबल नेम था. तो जब हम रन करेंगे तो हमारे पास ये नाम पूछेगा हमसे आउटपुट में कि भाई अपना नाम बताओ. तो हम अपना नाम लिखेंगे गौरिका. एंटर करेंगे जब, तो यहाँ पे आ जाएगा गुड मॉर्निंग गौरिका. तो इनपुट फंक्शन का यूज हम इस तरह से करते हैं, अपने यूजर से इनपुट लेते हैं, देन हमें उसके बाद अगर कुछ प्रिंट करानी है, कुछ भी चीज, जरूरी नहीं है कि हम गुड मॉर्निंग प्रिंट कराएं, कुछ भी चीज जिसमें हमें इनपुट, जो यूजर ने इनपुट दिया है, अपना नाम या कुछ भी इनपुट दिया है, उसे भी हमें साथ में प्रिंट कराना है, तो हम इसीलिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे. और इनपुट को हम अपने यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे. हमने अपने पाइथन के बेसिक्स कवर कर लिए. हमने पढ़ा पाइथन क्या होती है, पाइथन के बारे में हमने थोड़ा सा जाना. हमने वेरिएबल्स पढ़े, हमने वेरिएबल्स को लिखने के रूल्स पढ़े, हमने देखा कि डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं. फिर हमने टाइप फंक्शन पढ़ा, हमने इनपुट फंक्शन पढ़ा. तो नेक्स्ट आने वाले हमने अपने पाइथन के बेसिक
कवर कर लिया है। मतलब अब हमें थोड़ा रफ आइडिया हो चुका है कि पाइथन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, हम देखेंगे लिस्ट एंड टपल्स क्या होते हैं, हम डिक्शनरी और सेट के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो चीज़ें आगे पाइथन में कैसे काम करती हैं और क्या होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स में जो समझ ना आए हो, अभी तो हमने बेसिक्स ही कवर किया पाइथन के, बट अगर स्टिल आपको कुछ कन्फ्यूज़न हुई हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा से रीस्टार्ट करो, दोबारा से समझो और अपने सारे बेसिक्स जो है वो कवर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम अपने बेसिक से रिलेटेड भी कुछ थोड़े मोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा बेसिक कितना स्ट्रांग हुआ है। सो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप लोग खुद से सॉल्व करना, और जिससे आपको ये एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपने जितना पढ़ा है कि आपको वो समझ आया है या नहीं आया है। और आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो तो हम कवर करने ही वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। हम इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू सो मच।